हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में पढ़ाया था और उसके बेसिक के बारे में बताया था। ठीक है, आज भी हम इसी चैप्टर के बेसिक के बारे में समझाएंगे। कुछ बेसिक और रह गया है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि हमने कल आपको क्या समझाया था, बहुपद बताया था। बहुपद क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद हों। ठीक है, बहुपद की डेफिनेशन के बारे में बताया था, बीजीय व्यंजक के बारे में बताया था। ठीक है, बहुपद के प्रकारों के बारे में बताया था। बहुपद को दो प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं, एक घातों के आधार पर और एक पदों के आधार पर। इतना बेसिक आपका कल हो गया था, आशा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक पे बच्चों आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि चैप्टर का निचोड़ होता है बेसिक। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे, चैप्टर आपको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं बेसिक को। देखिए, कल बहुपद के टाइप तक हो गया था, दो प्रकार से हमने उसका डिवाइडेशन किया था। एक बहुपद और होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो, यानी कांस्टेंट टर्म हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हों। ठीक है, अचर बहुपद कहलाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, ठीक है, उदाहरण आपका ये हो जाएगा, जैसे कि 5, 9, A, B, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर चर राशि नहीं है। अचर मतलब कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट वैल्यू होगी सिर्फ, यहाँ पर अचर राशि नहीं होगी। ठीक है, अगर चर राशि होगी तो उसकी पावर क्या होगी? 0। जैसे यहाँ पर चर राशि है तो सही, लेकिन उसकी पावर क्या है? 0। और x की पावर जो 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 वैल्यू होती है। तो यहाँ अगर 1 लगाएंगे हम, तो 5 × 1 यानी 5 ही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का बहुपद। यहाँ हमसे ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 0 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 0 हो, अचर बहुपद कहलाता है। या ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो। ये सब क्या है? अचर। ठीक है, अचर पद हो, अचर बहुपद कहलाता है। इसके आता है आपका शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। देखिए, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें शून्य अवयव हो, यानी अवयव हो ही ना, तो क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं, या फिर हम इसको ये भी ले सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों के जो गुणांक हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों के जो गुणांक हैं कांस्टेंट टर्म है, वो सभी शून्य हो। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों के गुणांक शून्य हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा x² 0x² प्लस के 0x प्लस के ये इतना लिखा हमने। तो देखिए यहाँ पर 0, इसका जो x² का जो गुणांक है वो क्या है? 0। x का जो गुणांक है वो क्या है? 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पूरी तरह 0 हो जाएगा। तो ऐसा बहुपद जिसमें शून्य हो, शून्य पद हो, या ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों का जो गुणांक है वो क्या हो? शून्य हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे? शून्य बहुपद कहलाएंगे। और भी ले सकते हैं 0y³ माइनस 0y² माइनस 0y। ठीक है, या ओनली 0y या ओनली 0z, तो ये सब क्या है? शून्य बहुपद है। ठीक है, तो ये थे अभी तक आपके बहुपद के टाइप्स। अब देखिए, बात आएंगी बहुपद के शून्यांक। क्या? बहुपद के शून्यांक। देखिए, शून्यांक क्या होता है? ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए आप। बहुपद में आप घात समझ गए, गुणांक समझ गए। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से। अगर हमारे पास कोई इस तरीके से दे रखा है कोई बहुपद, इस तरीके से है ये बहुपद, ठीक है।
तो अगर हम इसमें बात करें कि कितने पद हैं, तो कुल पद कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 4 पद होंगे। हम बात करें किस बहुपद की घात कितनी है इसमें, बहुपद की घात, तो मैंने बताया था बहुपद में चर राशि की जो सबसे बड़ी पावर होगी ना, सबसे बड़ी घात होगी, वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो घात तो इसमें कई हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन इन घातों में भी सबसे बड़ी घात कौन सी है, वो है 3। तो इसकी घात क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो बहुपद की घात नहीं हो गई 3। अगर बात करें हम यहाँ पे गुणांक, तो गुणांक यहाँ पे देखिए कैसे, गुणांक तो वैसे यहाँ पे कितना है, ये अगर बात करें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो आप ये देखिए एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हो रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पद कौन सा है हमारा, ये रहा। तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हो रहा है, 5 से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 है ये इस एक्स स्क्वायर का क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा, तो वो क्या होगा 5। अगर हम बात करें एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, तो अब देखिए एक्स वाला टर्म कौन सा है हमारा, एक्स वाला पद कौन सा है, तो ये एक्स वाला पद है। तो एक्स में किससे गुणा हो रहा है, 5 से, इसका गुणांक भी क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें एक्स की पावर क्यू का गुणांक, तो यहाँ देखिए एक्स की पावर क्यू वाला पद कौन सा है, वो ये वाला है। तो एक्स की पावर क्यू में किससे गुणा हो रहा है, 9 से, तो क्या हो गया 9। अगर हम बात करें अचर पद, अचर पद, तो अचर पद उसे बोलते हैं जिसमें चर राशि की घात 0 हो, ठीक है, या चर राशि वहाँ ना लिखी हो, ये, या इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ओनली 6, यानी बिना एक्स वाई वाला, बिना चर राशि वाला, या एक्स की पावर 0 वाला, या चर राशि की घात 0 वाला पद, तो 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें मैं पीछे बता चुका हूँ, एक बार मैंने दोबारा से बता दिया है। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम बहुपद के शून्यांक पर। बहुपद का शून्यांक क्या होता है, ठीक है, शून्यक, सॉरी, बहुपद का शून्यक क्या होता है, 0 जिसे हम बोलते हैं। ये आपका बेसिक चल रहा है। ठीक है, बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखो शून्यक क्या होता है, शून्यक होता है यानी बहुपद का ऐसा मान, बहुपद का ऐसा मान या चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, वो उसका शून्यक कहलाता है। ठीक है, या चर राशि का ऐसा मान जो उस बहुपद को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दे, पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दे, उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। ठीक है, चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद को संतुष्ट या शून्य कर दे। ठीक है, बहुपद का क्या कहलाता है, वो शून्यांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद है, px बराबर है आपका, मान लीजिए 4x माइनस 4, ये कोई हमें बहुपद दे रखा है। ठीक है, और हमें ये पता करना है कि इसका शून्यांक क्या होगा, शून्यांक क्या है। तो देखिए कोई भी आप चर राशि की जगह यहाँ पर अपनी तरफ से सोचकर कोई ऐसी वैल्यू लगाओ, इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है उस x की जगह पर ऐसा मान लगाओ कोई जो इस पूरे बहुपद को शून्य बना दे। और शून्य बनाने का मतलब होता है संतुष्ट करना, इसको पूरी तरह सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, तो क्या होगा, इसका शून्य कहलाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x बराबर क्या रखते हैं, 1 रखने पर, x बराबर 1 रखकर चेक करते हैं क्या x बराबर 1 रखने पर शून्य हो जाएगा। तो देखिए p x की जगह 1, इधर आइए 4 इंटू एक्स की जगह पर 1 माइनस 4, यानी 4 इंटू 1 4 माइनस 4, तो ये क्या हो गया 0।
यानी इस वर्ण ने इस बहुपद को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। संतुष्ट करने का मीन्स ये होता है कि उसको सॉल्व करने पर 0 आ जाए। तो इसको सॉल्व करने पर 0 आ गया, तो x बराबर 1 इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। ठीक है, x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, यानी ऐसी वैल्यू चर राशि की जो उस बहुपद को शून्य बना दे, तो वो मान, वो वैल्यू उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप, और आपके पास कोई बहुपद है पी वाई इज इक्वल टू 2y² माइनस 8 है। ठीक है, ये एक बहुपद है। तो इसमें हम y की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू अपनी तरफ से सोच के लगा दें जो इस बहुपद को क्या बना देगी, शून्य बना देगी, तो वो मान इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें हम रख देते हैं y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, y बराबर क्या लगाते हैं, इसमें 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो p y की जगह पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 इंटू वाई की जगह पे क्या लगा देंगे, 2 और इसका स्क्वायर और माइनस 8, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 8, तो 4 2 जा 8 माइनस 8, तो क्या आ गया, सॉल्व करके 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, y बराबर 2 इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। ठीक है, शून्यक है, यानी आप समझ गए होंगे कोई भी ऐसी वैल्यू चर राशि की जो उस बहुपद को संतुष्ट कर दे या उस मान को उसमें लगाने पर, हल करने पर जो आंसर है वो 0 आ जाए, तो वो उस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, अब बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना, बहुपद के हम शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो हमने अपनी तरफ से सोच के रखा है। अगर हमें ज्ञात करवा ले कि इस बहुपद का शून्यांक आप ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे। और देखिए एक चीज़ और, कि इस बहुपद के कितने शून्यांक हो सकते हैं ये भी समझिए। देखिए अगर आपका बहुपद द्विघात है, यानी बहुपद की जितनी घात होगी उसके शून्यक भी उतने ही होते हैं। अगर आपका बहुपद रैखिक है, यानी ऐसा बहुपद है जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 है, तो उसका शून्यक भी 1 ही होगा। ठीक है, अगर आपका बहुपद द्विघात है, अगर आपका बहुपद द्विघात है यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो अगर आपका बहुपद द्विघात है तो उसके शून्यांक भी कितने होंगे, उसके शून्यक भी 2 ही होंगे। अगर आपका बहुपद त्रिघात है तो उसके शून्यक भी 3 ही होंगे। अगर 4 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यक 4 होंगे। अगर 5 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यक 5 होंगे। अगर 6 घात वाला बहुपद है तो इसी प्रकार उसका बहुपद, उसके शून्यक भी 6 ही होंगे। कुल मिलाकर बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात होगी वही उतने ही उसके शून्यक होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे पहले बहुपद के शून्यक। ठीक है, एक चीज देखिए, यहाँ लिख देता हूं मैं नोट, जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, अगर 4 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यक 4 होंगे, अगर 5 वाला बहुपद है तो उसके शून्यक 5 होंगे। ठीक है, अब देखिए बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, तो बहुपद के शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास कुछ बहुपद दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक। अब देखिए रैखिक, मान लीजिए हमारे पास कुछ रैखिक बहुपद है, जैसे px बराबर आपको दे रखा है 2x - 4,
पी वाई बराबर दे रखा है आपको 3y माइनस 9, पी जेड बराबर आपको दे रखा है 4z माइनस 12। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ हमारे पास रैखिक बहुपद हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर पी एक्स, मैंने बताया था बहुपद को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी एक्स से या पी वाई से या पी जेड से। जो उस बहुपद में चर राशि आ रही है वही यहाँ पर होगा। यहाँ अगर x आ रही है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ y आ रही है तो यहाँ भी y होगा, या फिर यहाँ y आ रही है तो यहाँ भी y होगा। कुल मिला के ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बहुपद हैं। अब इनके हम शून्य के ज्ञात करेंगे। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पी एक्स है या हमारा पी वाई है या पी जेड है, इनकी जगह पर हम अपनी तरफ से 0 रखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले p, देखिए पहले के लिए बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले पी एक्स बराबर 0 रखने पर, यानी जो पी एक्स है इसकी जगह पर 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 बराबर 2x माइनस 4। अब देखिए हमें यहाँ से चर राशि का मान निकालना है, तो चर राशि को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। मैं ये बात पहले भी आपको बता चुका हूँ, बेसिक चीज़ आप ही क्लियर होनी चाहिए। फिर समझ लीजिए एक बार, अगर दो साइडों का हम पक्षांतर करते हैं, दो साइड होती है हमारी, एक LHS होती है और एक हमारी RHS होती है। अगर देखिए इस साइड में कोई LHS में प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर अगर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई का है तो उधर जाकर हमारा डिवाइड का हो जाता है, यानी बटे हम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और अगर इधर डिवाइड का है तो इधर जाके हो जाता है आपका गुणा का, यानी मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, पी एक्स बराबर बहुपद दे रखा है, हमने क्या किया सबसे पहले पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब ये जो का त्यों। अब देखिए हमें यहाँ से चर राशि का मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है, तो x को रखेंगे इस साइड में, बाकी सबको दूसरी साइड में भेजेंगे। तो पहले किसको भेजेंगे, प्लस वाले को भेजेंगे, माइनस वाले को भेजेंगे, मल्टीप्लाई वाले को भेजेंगे या डिवाइड वाले को भेजेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब दूसरी साइड में भेजा जाता है, या तो प्लस या माइनस वाले को, दोनों में से कोई सा पहले भेज सकते हैं, फिर प्लस और माइनस के चले जाएँ, उसके बाद आप भेजेंगे डिवाइड वाले को और फिर भेजेंगे मल्टीप्लाई वाले को। यानी प्लस माइनस में से किसी को पहले भेज सकते हैं और डिवाइड मल्टीप्लाई में से किसी को पहले भेज सकते हैं। सही है, अगर चारों चिन्ह आ रहे हैं, चारों चीज़ें आ रही हैं एक के अंदर, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई, तो पहले प्लस या माइनस को भेजो, फिर उसके बाद में जब प्लस माइनस दोनों चले जाएँ तब मल्टीप्लाई या डिवाइड को भेजो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस 4 को इधर लेके आएंगे, इधर आके हो जाएगा प्लस का 4 बराबर यहाँ क्या बचता है 2x। अब देखिए 2 ये मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा ये डिवाइड में, यानी 4/2 इज इक्वल टू x, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखिए ये जो x की वैल्यू जो 2 निकल के आई है, यही इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। वरना आप जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे, ये जो x का मान है इस बहुपद में लगा दो, और बहुपद में लगाने पर अगर हमारा क्या आ जाए, सॉल्व करके शून्य आ जाए, इसको अगर ये पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दे तो इसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पी एक्स बराबर 0 रखा, यहाँ से हमने चर राशि का मान निकाला, जो मान हमारा आया वही इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, जांच करनी है तो आप इसमें लगा दो, पी एक्स की जगह 2 लगाओ, यहाँ भी 2 × 2 -4, तो 2 2 जा 4 -4, तो क्या है 0 आ गया, बस 0 आ गया तो संतुष्ट हो गया। ठीक है, और जो संतुष्ट हो गया तो वो उसका शून्यक कहलाता है। ठीक है, और भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे दूसरा हमारे पास शून्यक है, वो बहुपद है हमारे पास, पी वाई बराबर बराबर 3y - 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, तो 3y - 9 यहाँ लिख देंगे, पी वाई बराबर 0 लेने पर। ठीक है, तो लगाएंगे यहाँ पे, देखिए 3y - 9 तो है, यहाँ क्या लगा देंगे, बराबर 0। अब 9 को भेजेंगे उधर पहले, तो 3y बराबर उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y बराबर 9/3, और 3 3 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये क्या हो गया, इस बहुपद का
शून्य क्या हो गया 3 हो गया, और आप जांच भी कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है। इसी प्रकार आप इसका भी शून्य ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो रैखिक बहुपदों के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं आप समझ गए। पी एक्स बराबर 0 ले लीजिए और उसको सॉल्व करके वहाँ से चर राशि का मान निकाल लीजिए, वही आपका शून्यक होगा। अब देखिए ये तो था रैखिक का। अब बात करें इसी प्रकार द्विघात बहुपद अगर हमारे पास है, द्विघात बहुपद है तो उसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए द्विघात मान लेते हैं हमारे पास, माना हमारे पास कुछ द्विघात हैं इस तरीके से 2x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात बहुपद है, सॉरी समीकरण नहीं बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। इसके शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। द्विघात क्यों है, जो कि चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है। ये आपके पास और ले लीजिए पी वाई बराबर 4y स्क्वायर माइनस के 1y प्लस 3, ठीक है। ये इस तरीके से है बहुपद। इसके क्या करेंगे हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तरीका वही है, पी एक्स बराबर इसका क्या लेंगे 0, इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो पी एक्स बराबर 0 लेने पर या रखने पर, ठीक है। तो यहाँ 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 2 बराबर क्या लिख दिया 0 इधर। अब देखिए ये द्विघात बहु समीकरण बन गई, क्योंकि बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। अब इसके हम करेंगे अब वो फैक्टर, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए इसका गुणनखंड कैसे करते हैं आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये जो पद है हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद है, ये हमारा एक्स वाला पद है, और ये हमारा अचर पद है। अचर पद जिसके पास चर राशि ना हो या जहाँ पर चर राशि की सबसे बड़ी घात 0 हो, वो पद अचर पद कहलाता है। देखिए फैक्टर कैसे करते हैं आप इसी बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो अचर पद है ये अचर पद है, और यहाँ x का गुणांक क्या है 4 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अचर पद क्या है यहाँ पे अचर पद यहाँ पर है 2, और x का गुणांक है 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, ठीक है। अब फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा अचर पद है उसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे अचर पद का, किस में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे। तो देखिए अब 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तुमने 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना आया 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह देखिए किसका है, ये प्लस का चिन्ह है। अगर ये प्लस का चिन्ह है तो 4 को जो गुणा करके 4 आया है उस 4 को ऐसा आप ब्रेक कीजिए, 2 जगह ऐसा तोड़िए कि अगर यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस करने पर बीच वाला गुणांक यानी x का गुणांक आना चाहिए। यानी इस 4 को हमें ऐसा तोड़ना है कि प्लस करने पर ये 4 मिल जाए, ठीक है। अगर यहाँ 3 होता तो ऐसा तोड़ते यहाँ 3 मिल जाए। अगर यहाँ 5 होता x का गुणांक लाते हम, जो हमारा गुणा करके हमारा जो संख्या आती है उस संख्या को तोड़ के हम x का गुणांक लेकर आते हैं हमेशा। तो इस 4 को ऐसा तोड़ना है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर तोड़ना है, अगर यहाँ लास्ट में अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर तोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ फिलहाल क्या है प्लस, तो 4 को हमें प्लस करके ऐसा तोड़ना है कि 4 आ जाए। प्लस करके तो 4 आए और गुणा करके भी 4 आए, ठीक है। क्योंकि गुणा करने पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो गुणा करने पे तो 4 आना ही आना चाहिए उन दोनों को। हम 4 को 2 जगह ऐसा तोड़ेंगे कि उन दोनों को अगर जोड़ें तब भी 4 और गुणा करें तब भी 4। अब ऐसा दिमाग में सोचिए, ऐसा 4 को हम 2 जगह ऐसा क्या तोड़ें कि फिर अगर उन दोनों को जोड़ें तो भी 4 आए और उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आए। ऐसा सोचिए क्या हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए इसके कर लीजिए फैक्टर, 4 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। ये हो गया फैक्टर 2 गुणा 2। अगर देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ें 2 + 2
यानी 4 को यदि हम 2 + 2 लिखें तब भी 4 आएगा, यानी जोड़ने पे 4 आ रहा है, और 4 में इसमें 2 और 2 का गुणा करें तब भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो गए 2 + 2, तो यानी इस 4 को अब हम क्या लिखेंगे, इसे तो ऐसे ही रहने देंगे, प्लस इसको भी, इस 4 को अब फैक्टर क्या हो गए 2 + 2, 2 + 2, क्यों, क्योंकि 2 और 2 को जोड़ें तब भी 4 और गुणा करें तब भी 4, यानी हमारी जो 2 कंडीशन थी वो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2x² का 2x² रहने दिया, प्लस का प्लस, 4x का 4x और प्लस 2 का 2 और बराबर 0 का 0। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए 2x², अब इस यहाँ पर x था, ये x रह गया, ये x यहाँ का यही रहेगा। अब जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इस x का अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, फिर इस x का इस वाले 2 में करेंगे तो 2x और प्लस 2 का 2 = 0। अब देखिए यहाँ पेयर बन रहे हैं 2 2 के, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, तो इस पेयर में से कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन लीजिए, इसी प्रकार इस वाले पेयर में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए। देखो कॉमन क्या लेते हैं, जो सबके पास हो और जिसके पास सबसे कम हो वो कॉमन लिया जाता है, और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। देखिए 2 यहाँ भी अवेलेबल है, 2 यहाँ भी अवेलेबल है, तो 2 आ जाएगा, और देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x भी कॉमन आ जाएगा, यानी कुल मिला के 2 भी आएगा और x भी आएगा। अब देखिए यहाँ से 2 भी निकल गया और ये x⁻² 2 है, एक x निकल गया तो एक x बचाना, और यहाँ 2x था, 2x का 2x बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचता, वहाँ पर क्या बचता है 1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से कॉमन लीजिए, 2 यहाँ भी मिल जाएगा, 2 यहाँ भी मिल जाएगा, तो 2 ले लीजिए, यहाँ x बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 = 0। अब देखिए कॉमन लेने के बाद जो हमारे ये 2 ब्रैकेट हैं, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो हम फैक्टर सही कर रहे हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे अलग अलग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने फैक्टर करने में मिस्टेक की है, ये आप जांच भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों फैक्टर हमारे और दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर से 2 पेयर बन गए, एक पेयर ये पूरा वाला बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो जो सेम होता है वही तो कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से ब्रैकेट में x + 1, और बचेगा क्या, फिर एक तो 2x रह जाएगा और प्लस 2 रह जाएगा, उसे दूसरे ब्रैकेट में 2x + 2 और बराबर में क्या चल रहा है 0। तो इस तरीके से ये हो गए इसके फैक्टर। अब यहाँ से हमें निकालना क्या था, इसके शून्य के ज्ञात करने थे, तो जब इसके फैक्टर हो जाए तो 2 ब्रैकेट आएंगे, तो एक बार तो इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लेना, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लेना। ठीक है, तो क्या करेंगे x + 1 = 0, तो 1 को दरवेजेंगे तो x बराबर क्या आ गया -1। ठीक है, एक शून्य की आ गया, एक बार इसको ले लो 2x + 2 = 0, तो 2x बराबर -2, 2 से 2 कट गया, एक बार तो x बराबर -1, यानी दोनों शून्यक सेम आ रहे हैं। तो इसका शून्यक क्या हो गया, इसके दोनों शून्यक -1 और -1 ही है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण थी ये, यानी द्विघात बहुपद था, तो इसके कितने शून्यक आए, 2 निकल के आए, ये भी -1 ये भी -1। ये एक बात अलग है कि दोनों सेम आ रहे हैं, कभी कभी अलग भी आते हैं, कभी कभी सेम भी आते हैं। तो इस तरीके से आप द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं।